रतनगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। एक दिन की बात है, बिरजू अपनी पत्नी राधा से बोला, राधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इतना बोलकर बिरजू ने 2 सोने के कंगन राधा के हाथ में थमा दिए। ये तो बहुत कीमती कंगन है। तुम्हारे पास इतनी कीमती कंगन खरीदने के लिए धन कहाँ से आया? ये सुनकर बिरजू के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे सवाल मत किया करो। क्यों ना करूं? गांव का हर व्यक्ति यही बात करता है कि मेरे पति एक चोर हैं। वो सब बकवास करते हैं। तो फिर मुझे बताओ कि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, फिर तुम्हारे पास धन कहाँ से आते हैं? तुम भी गांव वालों की भाषा बोलने लगी। अरे मैं एक व्यापारी हूँ। अच्छा, कौन सा व्यापार करते हो तुम? व्यापार की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी राधा। तुम सिर्फ घर की चूल्हा चौकी संभालो। इतना बोलकर बिरजू सीधा अपने दोस्त मोहन के घर पर चला गया। मोहन भी एक चोर था। बिरजू को देखकर मोहन खुश होता हुआ बोला, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मोहन, मुझे लगता है कि हम दोनों को अब गांव छोड़कर किसी और गांव में रहना होगा। गांव में अब लोग हम दोनों को संदिग्ध नजरों से देख रहे हैं। अरे छोड़ो इन गांव वालों को, इनके पास तो आरोप लगाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने सुना है कि रतनगढ़ के राजा वीर सिंह के महल के बगीचे में एक सोने की मूर्ति रखी हुई है। मोहन की बात सुनकर बिरजू की आंखें चमकने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिरजू, क्यों ना हम उस सोने की मूर्ति को चुरा कर दूसरे राज्य में बेच दें। उसके बाद हमें जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन। हम दोनों अपना सारा जीवन अमीरों की तरह व्यतीत करेंगे। तभी बिरजू कुछ सोचते हुए मोहन की ओर देखकर बोला, लेकिन मोहन, मूर्ति महाराज के महल के बगीचे में रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पहरा भी कड़ा होगा। मैंने सुना है कि उस मूर्ति के आसपास कोई नहीं भटकता। यहाँ तक कि राजा वीर सिंह भी कभी कभार ही उस मूर्ति को देखने के लिए जाता है। शायद वो भी यही देखने के लिए जाते होंगे कि मूर्ति किसी ने चोरी तो नहीं कर ली। लेकिन तुम चिंता मत करो मोहन, इस बार जब राजा मूर्ति देखने के लिए बगीचे में जाएंगे तो उन्हें वो मूर्ति वहाँ पर मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तब तक हम दोनों उस मूर्ति को चुराकर दूसरे राज्य में बेच चुके होंगे। बिरजू और मोहन दोनों हंसने लगी। अगले दिन मोहन अपनी पत्नी राधा से बोला, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ राधा। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि सोने के कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? मेरे पास तुम्हारे इन बेकार सवालों के लिए समय नहीं है राधा। इतना बोलकर बिरजू अपने घर से बाहर निकल गया। बाहर मोहन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो दोनों सीधे रतनगढ़ की ओर रवाना हो गए। रात को वो दोनों रतनगढ़ के महल के बाहर खड़े हुए इधर उधर देख रहे थे। तभी उन दोनों की नजर महल की दीवार पर बने हुए एक छोटे से लकड़ी के टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। बिरजू आश्चर्य से मोहन की ओर देखकर बोला, मोहन, बड़ी अजीब बात है। महल की दीवार पर ये छोटा सा लकड़ी का दरवाजा क्यों बना हुआ है, और वो भी टूटा हुआ है? लगता है यहाँ का राजा वीर सिंह एक नंबर का मूर्ख है। इसने तो हम दोनों चोरों को महल के अंदर घुसने का बड़ा आसान रास्ता दे दिया। अब ज्यादा सोचो मत, अभी आसपास कोई नहीं है। चलो इसी टूटे दरवाजे के जरिए हम दोनों महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मोहन की बात सुनकर बिरजू मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों उस दरवाजे के अंदर घुस गए। दरवाजे के अंदर घुसते ही उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। दरअसल वो दोनों महल के अंदर बने हुए एक बगीचे में बैठे हुए थे, जहाँ पर अंधेरे में उस सोने की एक बड़ी इंसानी आकार की मूर्ति जगमगा रही थी। बिरजू आश्चर्य से मोहन की ओर देखकर बोला, मोहन, ये टूटा हुआ दरवाजा तो महल के बगीचे की तरफ ही खुलता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? तुम स्वयं ही सोचो मोहन कि बगीचे के ठीक सामने लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है। इस राज्य में और भी चोर होंगे। आखिर अब तक किसी ने इस सोने की मूर्ति को चुराया क्यों नहीं? तुम भी पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो बिरजू। अरे हो सकता है कि ये दरवाजा कुछ समय पहले ही टूटा हो और इसके बारे में किसी को कुछ पता ही ना हो, या अब तक किसी की नजर ही ना पड़ी हो। मोहन की बात सुनकर बिरजू गहरी सोच में डूब गया। बिरजू को गहरी सोच में डूबता देख मोहन मुस्कुराता हुआ बिरजू की ओर देखकर बोला,
अब तुम सारा समय सोचने में ही गवा दोगे या इस सोने की मूर्ति को उठाने में मेरी मदद भी करोगे? ऐसा मालूम होता है जैसे कि ये राजा वीर सिंह के खानदान के ही किसी राजा की सोने की मूर्ति हो। इतना बोलकर मोहन ने जैसे ही उस सोने की मूर्ति को हाथ लगाया, अचानक उस सोने की मूर्ति की बंद आंखें खुल गई और वो क्रोध भरी नजरों से मोहन की ओर देखने लगी। ये देखकर मोहन और बिरजू के हाथ पैर फूल गए। तभी उस मूर्ति ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। मोहन का हाथ पकड़ते ही मोहन और वो सोने की मूर्ति वहाँ से गायब हो गई। बिरजू हड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, ये कैसे हो सकता है मोहन? और वो सोने की मूर्ति गायब कहाँ हो गई? तभी बिरजू के कानों में कुछ सैनिकों का शोर सुनाई दिया। बिरजू तुरंत उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर भाग गया। अगले दिन राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा वीर सिंह चिंतित अवस्था में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ मंत्री चरण सिंह से बोला, ये किसकी हरकत हो सकती है मंत्री चरण सिंह? वो सोने की मूर्ति महल के बगीचे से आखिर गई कहाँ? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उस मूर्ति को हमारे राज्य का कोई चोर चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता। राजा वीर सिंह चिंतित अवस्था में मंत्री चरण सिंह की ओर देखकर बोला, उस मूर्ति का अचानक से गायब हो जाना हमारे राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है मंत्री जी। मैं अपने बचपन से उस सोने की मूर्ति के बारे में कई कहानियां सुनता हुआ चला आ रहा हूँ। अगर वो कहानियां सच निकली तो उसका असर कुछ ही समय में राज्य में दिखाई देने लगेगा। राजा वीर सिंह ने सच कहा था। कुछ समय बाद रतनगढ़ राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा होना बंद हो गई। रतनगढ़ राज्य की सारी फसल सूख गई। बिरजू का गांव भी भूखमरी की चपेट में आ चुका था। बिरजू चिंतित अवस्था में अपनी पत्नी राधा से बोला, ये सब मेरी वजह से हो रहा है राधा। आप कहना क्या चाहते हैं? अकाल की चपेट में तो सारा रतनगढ़ राज्य है। बिरजू अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, उस दिन के बाद से मोहन का कहीं पता नहीं चला। मैंने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया राधा, और उस विचित्र घटना के बाद से ही रतनगढ़ राज्य में वर्षा होना बंद हो गई और सारी फसलें सूखने लगी। मुझे लगता है कि इन सब का उस सोने की मूर्ति से जरूर कोई ना कोई गहरा संबंध है। हे भगवान, आखिर तुमने ये क्या किया? मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि तुम एक चोर हो। मुझे माफ कर दो राधा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी वजह से सारा राज्य भूख से तड़प रहा है। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? जो गलती की है उसे तुम ही सुधारोगे और इस घर में तभी कदम रखना। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अपनी पत्नी की बात सुनकर बिरजू उदास होकर घर से बाहर निकल गया। सच तो ये था कि जब से रतनगढ़ राज्य भूखमरी की चपेट में आया था, तब से बिरजू का दिल बदल चुका था। बिरजू उदास होकर एक घने पेड़ के नीचे गहरी सोच में गुम था कि तभी एक साधु की आवाज उसके कानों में टकरा गई। इस तरह सोचने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा मूर्ख चोर। तूने जो गलती की है उसे सिर्फ तू ही सुधार सकता है। ये बात सुनकर बिरजू बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़ा हुआ उसे क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। बिरजू साधु से कुछ कहने ही वाला था कि तभी साधु उससे बोला, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सब पता है। तूने अपने चोर साथी की मदद से राजा वीर सिंह के महल के बगीचे से उस सोने की मूर्ति को चुराने का प्रयास किया, मगर चुराने से पहले ही उस सोने की मूर्ति तेरे दोस्त को लेकर कहीं गायब हो गई। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं साधु महाराज, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने ही राजा चंदन को श्राप देकर सोने की मूर्ति में परिवर्तित किया था और तूने उसे जगा दिया है। वर्षों पहले रतनगढ़ राज्य में राजा चंदन नाम का एक क्रूर शासक था जो काले जादू का जानकार और शैतान का पुजारी था। उसे सोना एकत्रित करने का जुनून सवार था। उसके शासन में अगर किसी के पास थोड़ा सा भी सोना होता तो वो उससे उसका सोना छीनकर उसे यातनाएं देकर मार देता। उसकी इस क्रूरता को देखकर मुझे एक दिन गुस्सा आ गया और मैंने उसे श्राप देकर सोने की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। लेकिन साधु महाराज, वो मोहन के हाथ लगाने से जीवित कैसे हो गया? जब मैंने राजा चंदन को श्राप दिया था तो उसी समय रतनगढ़ के वासियों को इस बात से अवगत करा दिया था कि कोई भी राजा चंदन की मूर्ति को हाथ ना लगाए। और तुम्हारे दोस्त ने यही गलती की। तुम्हारे दोस्त ने जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाया,
तो इंसानी स्पर्श पाकर वो खड़ा हो गया और अब उसकी आत्मा ने पूरे रतनगढ़ राज्य को भूख और अकाल की चपेट में ले लिया है। राजा चंदन की आत्मा अपना इंसानी शरीर पाने का हर संभव प्रयास करेगी और भूख से तड़पते हुए लोगों की जान उसे दिन ब दिन और ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है साधु महाराज। ना मैं अपने दोस्त मोहन की बात मानता और ना ये सब कुछ होता। क्या चंदन दोबारा सोने की मूर्ति में परिवर्तित नहीं हो सकता? नहीं, राजा चंदन मर चुका है। बस अब उसकी आत्मा को ही नरक में भेजना बाकी है और उसकी आत्मा को नरक में तुम भेजोगे। लेकिन वो कैसे साधु महाराज? रतनगढ़ की दाईं तरफ का रास्ता घने जंगलों की ओर निकलता है। तुम अभी इसी समय उस रास्ते पर निकल जाओ। जब तुम घने जंगलों में पहुंच जाओगे तब तुम्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देगी और उस बूढ़ी औरत को देखकर तुम्हें उस पर तरस आएगा। लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर उस बूढ़ी औरत पर तरस नहीं खाना है और ना ही उसकी बात माननी है और तुम्हें बस अपने आगे का रास्ता जारी रखना है। कुछ देर के बाद तुम्हें एक पीली रोशनी से जगमगाता हुआ एक सोने का तालाब नजर आएगा जिसका पानी भी सोने का होगा। तुम्हें चंदन वहीं पर मिलेगा। लेकिन मैं उसका अंत कैसे करूंगा? साधु ने एक लकड़ी की कील बिरजू को पकड़ाते हुए बोला, इस लकड़ी की कील को बहुत संभाल कर रखना है और हाँ, तुम्हें उसका अंत कैसे करना है ये तुम्हें वहीं पहुंचकर पता लग जाएगा। साधु की बात सुनकर बिरजू तुरंत अपने घोड़े पर बैठ गया और अपने घोड़े रतनगढ़ की सीमा के दाएं तरफ दौड़ाने लगा। आधा दिन का सफर करने के बाद घने जंगल में प्रवेश करते ही अचानक बिरजू के कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई। मैं कई महीनों से प्यासी हूँ। प्यास से मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है। घोड़े पर सवार यात्री, क्या तू मुझे पानी पिला सकता है? बिरजू ने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे लेटी हुई कराह रही थी। उसके होंठ प्यास की वजह से सूखे हुए थे। बिरजू उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके कानों में साधु की आवाज गूंज गई। बिरजू ना चाहते हुए भी अपना घोड़ा आगे की ओर दौड़ाने लगा। उसके कानों में लगातार उस बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज टकरा रही थी। बिरजू का मन बार बार यही कह रहा था कि उसे उस औरत की मदद करनी चाहिए, मगर साधु के वाक्य उसके कान में टकराते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बिरजू को पीली रोशनी से जगमगाता हुआ एक तालाब नजर आया। बिरजू तुरंत घोड़े से उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजरें अपने झाड़ियों में पड़े हुए अपने बेहोश दोस्त मोहन पर पड़ी। बिरजू अपने दोस्त मोहन के पास जाने ही वाला था कि तभी तालाब में उथल पुथल होने लगी। अचानक तालाब के अंदर से वही सोने की मूर्ति बाहर निकल कर आ गई, जिसका आधा धड़ इंसानों जैसा था और आधा धड़ सोने का था। वो कोई और नहीं बल्कि श्रापित राजा चंदन था, जो बिरजू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है मूर्ख चोर। तुझे क्या लगता है कि उस साधु की मदद से तू मेरी आत्मा को नरक में भेजने में कामयाब हो जाएगा? बिरजू आश्चर्य से चंदन की ओर देखकर बोला, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्या तुझे उस साधु ने नहीं बताया कि मैं काली शक्तियों के मालिक शैतान का पुजारी था? इतना बोलकर श्रापित चंदन तालाब से बाहर निकल कर आ गया। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज पीछे से बिरजू के कानों में टकराई। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो बेटा। बिरजू ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो बूढ़ी औरत जमीन पर घिसट घिसट कर चल रही थी। अचानक वो बूढ़ी औरत बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई और उसकी आंखें रक्त जैसी लाल हो गई और उसके दांत अजीब से बड़े और पैने हो गए। तभी चंदन के कानों में इस साधु की आवाज टकराई, तुम्हें मैंने जो लकड़ी की कील दी है, उस कील को तुरंत इस बूढ़ी औरत के सीने में गाड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। बिरजू ने बगैर देरी किए लकड़ी की कील निकालकर उस बूढ़ी औरत के सीने में गाड़ दी। उस बूढ़ी औरत की चीख की आवाज जंगल में गूंज गई। अगले ही पल वो बूढ़ी औरत और श्रापित चंदन गायब हो गया और सोने का तालाब पानी के तालाब में परिवर्तित हो गया। बिरजू इस विचित्र दृश्य को देख ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। बिरजू ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे साधु खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम वाकई बहुत ही बहादुर हो बिरजू, तुम्हारे दिल में वाकई इंसानियत जाग उठी है। आपने मुझे इस रहस्य के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और इस बूढ़ी औरत का राजा चंदन से क्या रिश्ता था? ये बूढ़ी औरत राजा चंदन की माँ थी, जो वर्षों पहले अपनी आत्मा शैतान को बेच चुकी थी। इसी वजह से वो आज तक जिंदा थी।
उसका अंत इसी अभिमंत्रित कील के द्वारा किया जा सकता था। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो वो बूढ़ी औरत तुम्हारे चेहरे पर पढ़ लेती कि तुम्हारे पास उसके अंत का सामान है। जब तुम्हारे दोस्त ने राजा चंदन के सोने की मूर्ति को हाथ लगाया तो वो सोने की मूर्ति जीवित हो गई। मैं जानता था कि राजा चंदन दोबारा जीवित होकर अपनी शक्तियां पाने के लिए अपनी मां के पास ही जाएगा। अगर ऐसी बात है तो जब आपने राजा चंदन को श्राप दिया था तो राजा चंदन की मां ने बदला लेने की क्यों नहीं सोची? क्योंकि मैंने रतनगढ़ राज्य की सीमाओं को मंत्रों के दायरे से बांध दिया था। चंदन की मां चाहते हुए भी रतनगढ़ की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती थी। मगर अब सब कुछ सही हो चुका है। अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। साधु रहस्यमयी अंदाज में बिरजू की ओर देखकर बोले, कुछ बातें साधारण मानव से परे होती हैं। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गए। साधु के गायब होते ही मोहन को होश आ गया। बिरजू मोहन को लेकर गांव आ गया। रतनगढ़ राज्य में अब सब कुछ सही हो चुका था। बिरजू अब सुधर चुका था।